तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, एक आदिवासी लड़की निशा भगत के ऊपर काफी बड़े बड़े आरोप लगाते हुए दिखी। उस आरोप में बोली कि निशा भगत बिना शराब के 1 घंटा भी नहीं रह सकती। साथ ही वो बोली कि निशा भगत छोटी छोटी बच्चियों को शराब पिलाकर ठेकेदारों के पास बेचती है और काफी बड़े बड़े खुलासे करते हुए दिखी निशा भगत से रिलेटेड, जो आप सभी को जरूर देखना चाहिए। देखिए, अश्लीलता है कि वो बिना दारू पिए कभी 1 घंटा नहीं रह सकती है। कौन? निशा भगत। और वो इतना मतलब मेरे साथ तो जो गंदा काम की, मुझे बेचने के लिए ठेकेदार के पास 12 बजे रात को ले गई थी। उनका मैसेज भी मेरे पास है और मैं वहाँ से उनसे लड़ झगड़ करके उनके फ्लैट से बाहर निकली थी। और तब मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, क्योंकि तब मुझे गोली लगी। उसके बाद से मुझे सिक्योरिटी गार्ड मिला हुआ है। क्या क्या घटना आपके साथ हुआ? वो कोई ठेकेदार है, मतलब पहले बोले कि हम लोग पार्टी रखेंगे, पार्टी मनाएंगे, और पेटी पेटी दारू मंगाई और बहुत सारे लोगों को बुलाई और मुझे भी दारू पीने के लिए कह रही थी, लेकिन मैं दारू नहीं पीती हूँ और इन सब चीज़ों को अवॉइड करती हूँ, कभी आज तक पिया भी नहीं है। तो मुझे लगा कि जो महिला का चरित्र एक महिला को बेचती है, वो समाज में कभी महिला के हित में काम कर सकती है क्या? महिला को न्याय दिलाने के लिए खड़ा हो सकती है क्या? तो पर्टिकुलर ये घटना जो आप बता रही हैं, ये केवल आप ही के साथ हुआ कि इस तरह की घटना और भी कुछ है? इस तरह की घटना वो कई एक महिलाओं के साथ की है। तो महिलाएं जो मुझसे शिकायत की, वो मजबूर वहाँ पे हो गई कि दीदी शराब तो हमें वो पिला देती थी, हमें दिन में सुबह पता चलता था कि हम ठेकेदार के साथ सोए हैं। अब हम ऐसी स्थिति में कैसे जाते थाना एफआईआर करने के लिए? हम विकट परिस्थिति में फंस जाते हैं। तो वो कितना माइंडसेट करके महिलाओं को यूज़ की है। सुषमा जी, आपका जो आरोप है काफ़ी गंभीर आरोप है। चूँकि अभी निशा भगत की अगर हम बात करें तो निशा भगत अभी जो है वो 2 चीज़ के लिए काफ़ी सुर्खियों में है। एक सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर के, दूसरा डीआईजी ग्राउंड के मामले को लेकर के। ऐसे में जो आपका आरोप लग रहा है, इसका क्या तथ्य है? आखिर ये आरोप लगाने के पीछे, या फिर जो आपने कहा, हो सकता है इसमें कि आप पीड़ित हो, आपने जो कहा हो सकता है कि वाकई में आपके साथ ये हुआ हो और आप पीड़ित हो, लेकिन ये अभी इस समय आखिर उजागर करने का या फिर सामने लाने का आखिर क्या आप क्या चाहते हैं? कि समाज की बच्चियां बचे, समाज के लोग बचे, या निशा भगत का चेहरा उजागर हो? आखिर क्यों इस सारी बातों को अभी उजागर करने की कोशिश में? ऐसे लोगों को अगर जनता अपने हित में चुनती है तो सिर्फ और सिर्फ राज्य का नुकसान होगा, और इसी नुकसान से मैं बचाना चाहती हूँ। ये बताना चाहती हूँ कि आप गलत नेता मत चुनिए, जिसका आपको आगे चल करके आपके जो युवा पीढ़ी हैं, आपके बाल बच्चे हैं, उनको भुगतना पड़े। निशा भगत के बिल्कुल। ज्योत्सना केरकेट्टा को लेकर के भी आपका भी बयान आ रहा था। देखिए, ज्योत्सना केरकेट्टा हमसे बोली कि हिंदू लोग पता नहीं कितने सालों से आदिवासियों के साथ शोषण करते आ रहे हैं, और इसीलिए मैंने क्या एकलव्य के साथ किनको गाली दी थी, द्रोणाचार्य को गाली दी थी। तो वो बोली कि मैं कभी नहीं झुकूंगी और आगे लड़ाई लड़ूंगी कि सबने आदिवासियों को सताया है, मतलब बहुत पूर्वजों से। तो मैंने कहा कि आप पूर्व में क्या हुआ उसको लेकर के आप आज युवा पीढ़ी को उकसाएंगी तो माहौल तो खराब होगा ना। तो मैं भी आदिवासी हूँ, आज तक मेरे साथ ना तो कोई आदिवासी नेता खड़ा हुए, ना आदिवासी अधिकारी खड़ा हुए, ना आदिवासी संगठन खड़ा हुआ। क्या सुषमा बड़ाइक आदिवासी बेटी नहीं थी क्या? आप सुषमा बड़ाइक, क्या छाती में गोली खाने से भी बड़ा दुख कोई हो सकता है क्या? कि आप लोग सिर्फ पत्रकार के अलावा कोई एक लोग खड़ा नहीं हुए मेरे साथ जब मुझे गोली लगी थी? कहाँ सब सो रहे थे? तो मैं कैसे बोलूँ कि सिर्फ आदिवासियों के साथ शोषण होता है? क्योंकि मुझे जस्टिस दिलाने के लिए जितने भी लोग संवैधानिक पद पे बैठे हैं, सब उच्च जाति से बिलोंग करते हैं। मुझे उच्च जाति के लोगों ने ही वकालत सिखाया और आज मैं वकालत करके अपना केस खुद स्वयं लड़ रही हूँ। तो मैं कैसे ये समाज में ये गंदगी फैलने दूँ कि जो आदिवासी हैं उनके साथ उच्च जाति के लोग शोषण कर रहे हैं? जनता को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर अपने राज्य को बेहतर बनाना है, विकास की ओर ले जाना है, तो आप बेहतर नेता चुनिए। ये नहीं कि सड़कों पे कोई गाली देकर के नेता बन जा रहा है। अगर आप ऐसे नेता चुनेंगे तो आने वाला जो पीढ़ी है वो बर्बाद हो जाएगी। और विशेष मेरा संदेश है कि जाति को लेकर के भेदभाव
की भावना ना रखे और कोई भी लोग राज्य को लड़ाने की प्रयास न करे जाति और धर्म को लेकर के। जैसे निशा भगत कह रही हैं कि जो ईसाई हैं वो उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए और वो ईसाई धर्म मानने लगे रूढ़ी प्रथा को छोड़कर, तो जितने आदिवासी हैं वो भी मंदिर जाते हैं, तो क्या कल को आरएसएस वाले ये कहेंगे कि आपका भी आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि आप मंदिर जाते हैं? क्योंकि सारे आदिवासी नेता और हर आदिवासी के घर में भगवान शिव और महावीर की पूजा होती है, आप इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो आज आप क्यों लड़ाना चाहते हैं राज्य को कि जो ईसाई धर्म जो मान रहे हैं उनको उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए? क्या आप पूरे भारत देश में धावा बोल सकते हैं? और बोलेंगे तो उसका अंजाम परिणाम क्या होगा आप कंकेर में देख लीजिए। ओवरऑल सुषमा जी, ये माना जाए कि अभी हाल के दिनों में निशा भगत और ज्योत्सना केरकेट्टा का बयान जो आ रहा है, इन सभी बयानों को सुनने के बाद आप भी मैदान में कूदी हैं? देखिए, अगर मैं संघर्ष की हूँ और मुझे नया जीवन मिला है तो मुझे अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, समाज को बचाने की ओर पहल करना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर भी यही कह रहे थे कि जहाँ से आप लौट कर आई हैं वाकई में ये चीज़ इमेजिंग है और आप कुछ बेहतर करने के लिए आपको दोबारा जन्म मिला है। तो मैं यही मेरा संदेश है कि एकता और अखंडता का परिचय दे, ना कि भेद भावना से समाज को लड़ाने का प्रयास करें। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जेल कैंप की तरफ से 24 दिसंबर को एक डिजिटल वार चलाया जाएगा। उस वार के अंदर क्या कुछ होगा खुद सुन लीजिए जेल कैंप के नेताओं से। आज के टाइम में जो डिजिटल दुनिया एक हथियार की तरह यूज किया जा सकता है, और आज सभी स्टूडेंट के पास अपने अपने हाथों में मोबाइल है, अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। तो हम लोग 24 दिसंबर को पूरे झारखंड में ही नहीं पूरे इंडिया में एक डिजिटल कैंपेनिंग चलाने वाला है जिसका नाम होगा छात्र अधिकार डिजिटल कैंपेनिंग। इस डिजिटल कैंपेनिंग के माध्यम से हम लोग एक हैशटैग को ट्रेंडिंग करेंगे, जो हैशटैग होगा कि हैशटैग रिलीज स्कॉलरशिप। और ये जो पूरा मतलब हम लोग इस प्लेटफॉर्म एक्स, जिसको हम लोग पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, अभी एक्स एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं, तो सारे झारखंड के तमाम छात्र छात्राओं से हम जेएलकेएम पार्टी के ओर से मतलब अनुरोध रहेगा कि जितने भी झारखंड के तमाम छात्र छात्राएं हैं वो डिजिटल माध्यम में आके एक्स एप्लीकेशन में आके ये रिलीज स्कॉलरशिप हैशटैग करके और पीएमओ को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएमओ को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन मिनिस्टर को और सीएमओ जो कि झारखंड के मतलब सीएमओ है और झारखंड के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, सबको टैग करे। और इस टैग के माध्यम से वो अपना दर्द केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बयां करेगी। झारखंड की तमाम मतलब जो स्टूडेंट है जिनको पिछले 2 सालों से स्कॉलरशिप नहीं मिली है, वो अपना दर्द रखेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और मतलब इस जो हैशटैग होगा हमारा, उसको अभी हम इंडिया के नंबर 1 ट्रेंडिंग पे ले जाने वाला है, ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के मतलब अवगत करा दिया जाए कि झारखंड के जो छात्र है किस तरह से अभी मतलब बिना स्कॉलरशिप के कारण जूझ रहे हैं।